हमने अपनी लास्ट क्लास में डायरेक्टर्स के हवाले से पढ़ा था, उसमें हमने जो लास्ट प्रोविजन पढ़ा था वो कोरम ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग पढ़ा था। यानी सेक्शन 176 से कम कितना डायरेक्टर होने चाहिए मीटिंग के अंदर, और लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स को चाहिए कि वो क्वार्टर में एक बार ज़रूर मीटिंग करें, और ये सब ये याद है क्लास आपको? जी सर। चलें, ज़बरदस्त। अब आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो अभी डायरेक्टर्स इलेक्ट हुए थे या अपॉइंट हुए थे, यानी जो फर्स्ट वाले डायरेक्टर्स थे या सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स थे जो इलेक्ट हुए थे, अगर उसको रिमूव करना हो, यानी उनको नहीं समझ आ रहे हो वो कंपनी को, तो उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, यानी उनको हटाया कैसे जा सकता है। तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर आज का हमारा टॉपिक है। सही है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। अच्छा जी, डायरेक्टर्स को रिमूव कैसे किया जा सकता है? तो डायरेक्टर्स को रिमूव किया जा सकता है, कंपनी कर सकती है। कैसे कर सकती है? बाय रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। कंपनी क्या कर सकती है? बाय रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। अब जब भी कंपनी बाय रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग करेगी तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि मतलब जनरल मीटिंग होगी तो वही नोटिस जाएगा और ये सारी कार्रवाई पूरी होगी। ठीक है, याद आ रहा है? यस सर। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, तो कंपनी बाय रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है, लेकिन वो रेजोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रेजोल्यूशन मतलब वो जो मैंने पिछली बार कहा था कि सबसे कुछ मुश्किल है तो वो रह गया था, वो आज हो रहा है। रेजोल्यूशन शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन अफेक्टेड, वो रेजोल्यूशन को हम इफेक्टेड नहीं कंसिडर करेंगे, पास कंसिडर नहीं करेंगे। शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड, टू हैव पास्ड if number of votes against it is or equal, it is equal to or exceeds। क्या मतलब? ये मुझे एक मिनट लगेगा आपको समझाने में, पहले आप लोग उसको नोट कर लें। exceeds, in case of elected directors जो इलेक्शन के थ्रू आए थे, उनके केस में मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स, minimum number of votes that were cast for the election of director for the that were cast for the election of directors of the immediately preceding elections, ठीक है। In case of others उसके लिए फॉर्मूला आ गया टोटल नंबर ऑफ वोट्स divided by total number of directors for the time being। directors for the time being। जी क्लास, ये नोट कर लिया आपने? तो फिर मैं आपको बताऊं। सर एक मिनट। जी जी, इसको लिख लो। सर एक मिनट। हाँ हाँ, अपना टाइम लिया, कोई मसला नहीं। जी क्लास, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। सर इन केस ऑफ अदर्स में क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स, फॉर्मूला लिखा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बिंग। जी क्लास, जी इसको डिस्कस कर लें। सर एक मिनट। जी जी, श्योर श्योर।
जी क्लास लिखिए आप लोग। अरे भाई इतना तो मैंने भी नहीं लिखा, क्या लिख रहे हैं आप लोग ऐसा? जी सर, लिख लिया। चलो जबरदस्त। अच्छा, हमने ये देखना था कि जो डायरेक्टर्स के इलेक्शन हुए थे या जो डायरेक्टर्स वैसे ही आए थे, उसको अगर कंपनी चाहे तो रेजोल्यूशन के थ्रू जनरल मीटिंग में रिमूव कर सकती है यानी हटा सकती है। लेकिन अब तक हमने ये तरतीब देखी थी कि जब भी किसी चीज़ की रेजोल्यूशन पास करानी होती है तो मेजोरिटी जिस बात को हाँ कह दे वो चीज़ अप्रूव हो जाती है। ऐसा था कि नहीं? चाहे वो शो ऑफ हैंड से हो, चाहे पोलिंग से हो, वट कोई भी तरीका हो, लेकिन मेजोरिटी से मामला वर्कआउट हो जाता था। ठीक है। Yes, sir. लेकिन अगर इस में ये देखना है कि रेजोल्यूशन शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन पास अगर नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट इट इज इक्वल टू और एक्सीड्स, यानी अगर जो लोग कह रहे हैं कि इसको नहीं निकालो, एक तो वो लोग होंगे जो कहेंगे हाँ निकाल दो, तो ठीक है निकाल देंगे। एक वो होंगे जो इसके अपोज में होंगे ना कि नहीं निकालो, निकालने के अपोज में होंगे। तो जो नहीं निकालो वाले लोग अगर बराबर हो जाएं या बढ़ जाएं, बराबर हो जाएं या बढ़ जाएं, दोनों का अलग अलग पैरामीटर है, तो इसका मतलब फिर उसको नहीं निकाला जाएगा। क्या मतलब? इलेक्टेड डायरेक्टर्स के केस में मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स दैट वर कास्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर एट द इमीडिएटली इलेक्शन। व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स? हमने पिछली क्लास के अंदर एक एग्जांपल लिखी थी कि सबसे पहले हमने क्या देखना था कि नंबर ऑफ वोट्स हमने डिटरमाइन करने थे। याद आ रहा है आपको? हमने देखा था कि नंबर ऑफ वोट्स, एक मेंबर के पास वोट कितने Yes, होते हैं, sir. तो हमने Voting right in two. देखा था कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड मल्टीप्लाई बाय कितने थे? नंबर ऑफ शेयर सर। नंबर ऑफ Number शेयर्स। of एक्सीलेंट, share. नोमान दोनों। तो लेट से मैंने कहा था कि अगर टोटल कंपनी के शेयर्स हों 1000 और कंपनी को कोई 15 डायरेक्टर्स रखने हों तो 15,000 नंबर ऑफ वोट्स आ गए। फिर हमने ये देखा था कि अगर लेट से 15 लोग हैं तो अकॉर्डिंगली ये सब में डिस्ट्रीब्यूट वो होंगे। लेट से ए को कुछ मिले, बी को कुछ मिले, सी को कुछ मिले, डी को कुछ मिले, ई को कुछ मिले एंड सो ऑन। तो मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स अगर किसी को मिले, यानी ए को अगर मिले कोई 3,000 वोट्स, बी को मिले 2,500, सी को मिले 1,000, डी को मिले 500, ई को मिले 100, तो मिनिमम नंबर ऑफ वोट लेके कोई डायरेक्टर जो इलेक्ट हुआ होगा, कोई मिनिमम जिसको सबसे कम मिले वो मिले होंगे, उसको हम यही कहेंगे ना कि इसको मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स मिले। ऐसा है कि नहीं? यस सर। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स लेके आया होगा, तो यहाँ पर जिसको निकाला जा रहा है उसका देखा जाएगा कि जो लास्ट टाइम मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स किसी को मिले थे, अगर आज उसको ना निकालने के लिए भी इतने वोट मिल गए हैं, आज उसको ना निकालने के लिए भी इतने या उससे ज़्यादा वोट मिल गए हैं, तो उसको फिर नहीं निकाला जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे आज अगर 600 वोटिंग पावर हो तो 500 लोग कह रहे हो कि इसको निकाल दो और 100 वोट्स कह रहे हो कि ना निकालो, तो इसको नहीं निकालेंगे। यानी लॉ ये कह रहा है कि कम से कम कोई बंदा जितने वोट लेके डायरेक्टर बना था, आज अगर किसी को निकालने के लिए लोग उसके इतने भी अगेंस्ट हैं, तो इसका मतलब इसको हमें नहीं निकालना चाहिए। इसमें कुछ तो वजन है। क्या ये बात समझ आई क्लास? फिर मतलब जितने वोट लेके सिलेक्ट हुए, अगर वही सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर उसको नहीं निकालेंगे, अगर उतने ही सपोर्ट नहीं, कर रहे जितने वोट लेके इलेक्ट हुआ है नहीं, जितने मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स किसी को भी पड़े थे, आज अगर इसको ना निकालने के लिए इतने पड़ रहे हो, लेट से ये मिस्टर बी है जिसको आज निकालने की बात चल रही है, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स तो 100 है, तो भी 100 से देखा जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? सर। सर No, मतलब अगर sir. उसको सर हाईएस्ट रिपीट नंबर कर। ऑफ वोट ही मिले होंगे तो फिर तो ही मिनिमम देखा जाएगा। तो भी मिनिमम नहीं है। जी क्लास। Sir, सर repeat कर. रिपीट सर ये थोड़ा रिपीट करेगा। इसको रिपीट कर देना, कोई मसला नहीं है। देखिए हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी डायरेक्टर को निकालना है तो हाँ निकाल देंगे, कोई मसला नहीं है, घर की बात है। लेकिन कंपनी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास कराएगी। रेजोल्यूशन डीम टू हैव बीन, नॉट डीम टू हैव बीन पास, हम कहेंगे कि रेजोल्यूशन पास नहीं हुई है, यानी ऐसा समझेंगे कि पास नहीं होएगी अगर नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट, यानी नहीं निकालोगे, क्योंकि रेजोल्यूशन बुलाई किसके लिए है, मीटिंग बुलाई किसके लिए, निकालने के लिए।
तो अगेंस्ट क्या होगा कि नहीं निकालना। ये बात समझ आ रही है? यस सर। तो अगर कुछ वोट्स उसको उतने मिल गए कि नहीं निकालने के लिए वो वोट्स बराबर हो जाएं या बढ़ जाएं, इलेक्टेड डायरेक्टर्स के केस में जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन के थ्रू आए हैं, वो वोट्स अगर मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स उसको मिल जाएं कि नहीं निकालना, तो उसको हम नहीं निकालेंगे। वो मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स कहाँ से आएंगे? वो यहाँ से आएंगे, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स से। क्या बात समझ आई? जी क्लास? Yes, sir. चलें ज़बरदस्त। अच्छा, इन केस ऑफ अदर्स में हम ऐसे देखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाला फॉर्मूला था इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर के लिए वो, और टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग आज कितने मौजूद हैं उसको डिवाइड करेंगे। अब जो भी नंबर आएगा अगर उसको उतने वोट्स मिल गए ना निकालने के लिए तो फिर वो भी नहीं निकलेगा। दिस वाज सिंपल फार्मूला है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ये थोड़ा सा अजीब सा है ये। क्या यहाँ तक बात समझ आई? सर दोनों में से कौन सा मेथड मतलब यूज कर सकते हैं हम? देखो, जो इलेक्टेड डायरेक्टर है जो इलेक्शन के थ्रू आया है उसके लिए ये वाला होगा, और सर जो अदर देन इलेक्शन होगा उसके लिए वो उसके लिए मतलब? वो होगा। ठीक ओके। है? यस। ओके है जी सर क्लास? टाइमिंग मतलब ये जैसे अभी फॉर्मूला डायरेक्टर अप्लाई कैसे होगा? सॉरी, ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा? कैसे होगा क्या मतलब? समझा नहीं मैं। सर जो इसका सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ नहीं, डायरेक्टर्स फॉर आज द जितने टाइम डायरेक्टर्स बच बीइंग, गए और हैं, वोट्स हम यहाँ पे कौन से बोलें? मिसाल के तौर पर हमने 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए थे, 15 के 15 मौजूद हैं तो डिवाइड बाय 15। हो सकता है एक आध मर गया हो, कैजुअल वैकेंसी फाइल ना हुई हो तो 14। और वोट्स जो कास्ट हुए हैं या मिनिमम या मैक्सिमम, कौन से वोट्स हम कंसीडर टोटल करेंगे? नंबर ऑफ वोट्स, टोटल जो इस फॉर्मूले से आए थे ये रहे। ओके सर। ठीक हो गया? छठे क्लास? जी क्लास? कोई मसला तो नहीं है इसमें? यस सर। जी सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है सेक्शन 160, पावर ऑफ कोर्ट। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी इलेक्शन को डिक्लेयर कर सकती है कि वो इनवैलिड था। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स को डिक्लेयर कर सकती है, मे डिक्लेयर इलेक्शन इनवैलिड। कब करेगी? अगर कोई मेंबर विद इन 30 डेज ऑन मेंबर्स रिक्वेस्ट, ऑन मेंबर्स एप्लीकेशन, जिसका होल्डिंग पावर एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर हो, रिक्वेस्ट टू कोर्ट विद इन 30 डेज ऑफ इलेक्शन। भाई अगर कोई मेंबर है, नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जिसके पास मिला जुला के 10% की वोटिंग पावर है, तो अगर उसको ये लगता है कि इलेक्शन में धांधली हुई है तो वो कुछ ना करे, कोर्ट के पास जाए, रिक्वेस्ट करे। लेकिन जाना कब होगा? 30 दिनों के अंदर, इलेक्शन के 30 दिनों के अंदर अंदर। और कोर्ट को अगर ये बात समझ आ गई कि हाँ कुछ गड़बड़ हुई है, प्रूफ हो गया, कोर्ट सेटिस्फाई हो गई, तो वो उस इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर करार दे सकती है। क्या ये बात समझ आई एक क्लास? क्वेश्चन पूछूं? जी। सर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में तो टाइम लग जाता है ना, तो अगर उस दरमियान 30 डेज एक्सीड हो गए कोर्ट की फिर? प्रोसीडिंग्स नहीं कह रहा, एप्लीकेशन विद इन 30 डेज। ओके। ठीक है? क्या तक बात समझ आई? यस सर। चले, बहुत सिंपल था, इसमें कोई मुश्किल नहीं था। यानी ये सिंपल, अगर आपसे 2 मार्क्स से सवाल पूछ लिया जाए पेपर के अंदर कि डिस्कस द, यानी ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ रिगार्डिंग पावर ऑफ कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू डिक्लेरेशन, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, तो आप ये लिख देंगे। ठीक है जी, सिंपल है जी क्लास? ओके है, कोई मसला तो नहीं है? नो सर। यस सर। जी सर। अच्छा जी, सेक्शन 167 ये कहता है कि कोई भी डायरेक्टर नहीं आएगा कंपनी के अंदर, यानी उसकी डायरेक्टरशिप वैलिड नहीं रहेगी। उसको, जिसको भी डायरेक्टर बनना है वो अपनी कंसेंट देगा कंपनी को। सिंपल, बस आपने इतना याद रखना है कि डायरेक्टर जिसको बनना है वो एक कागज़ पे लिख के दे दे, अपनी कंसेंट दे दे कि हाँ मैं वाकई में डायरेक्टर बनना भी चाह रहा हूँ। ठीक है?
और उसकी कंसेंट 15 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार के पास जमा हो जाती है, विद इन 15 days टू रजिस्ट्रार। अच्छा जी, अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन का क्या मामला होगा, खर्चा पानी कैसे मिलेगा इनको। तो हमने ये देखा था अभी तक अपनी पिछली क्लासों में कि एक डायरेक्टर वो होता है जो होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी जो पेरोल पर होता है। कुछ याद आ रहा है? एम्प्लॉय डायरेक्टर होता है वो जो था कि हाँ, जो एक बंदा काम अगर करता है। मेंबर नहीं होगा तो डायरेक्टर हो सकता है। वो कौन कौन हो सकता है? तो उसमें 4 लोग थे, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हो या फिर वो क्रेडिटर्स का रिप्रेजेंटेटिव हो या किसी और का रिप्रेजेंटेटिव हो। ऐसा कुछ याद आ रहा है? जो यस सर। इनएलिजिबिलिटी ऑफ ऑल टाइम डायरेक्टर्स के डायरेक्ट। अंदर हमने देखा था, होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, तो मालूम ये हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो तो पेरोल पर है और उसको पैसा मिलना है। अच्छा, दूसरा सीन ये था कि हमने डिविडेंड के अंदर ये देखा था कि किसी भी मेंबर को, शेयर होल्डर को कंपनी से जो रिटर्न मिलता है वो आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिलता है या कैपिटल एप्रिसिएशन की सूरत में मिलता है, यानी गेन लॉस की सूरत में मिलता है। ठीक है, तो और साथ में अब हम ये भी पढ़ चुके हैं कि नॉर्मली एक डायरेक्टर को मेंबर होना ज़रूरी है, अनटिल अनलेस के वो एग्जीक्यूटिव हो ना हो, एग्जीक्यूटिव हो या रिप्रेजेंटेटिव हो वो एक अलग बात है। तो आइडियली एक डायरेक्टर जो मेंबर भी होगा उसको रिटर्न तो डिविडेंड की सूरत में मिल जाएगा, ऐसा है कि नहीं? अनटिल अनलेस के वो होल टाइम डायरेक्टर ना हो। मेरी बात समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो रहा है? यस सर। जबरदस्त। तो अब जो एक डायरेक्टर जिसको डिविडेंड की सूरत में रिटर्न मिल ही रहा है क्योंकि वो मेंबर भी है, तो अब लॉ ये कह रहा है कि डायरेक्टर्स को जो आप रिम्यूनरेशन देंगे वो क्या देंगे, उसके अंदर दो अलग अलग बातें बताई हुई हैं। एक डायरेक्टर जो चेयरमैनशिप, क्योंकि हमने ये देखा था कि कंपनी का जो चेयरमैन होगा वो डायरेक्टर्स में से ही आएगा, बोर्ड का चेयरमैन डायरेक्टर्स में से ही आएगा, ऐसा था कि नहीं? तो जो डायरेक्टर से जो चेयरमैन बनने की जो ड्यूटी है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ड्यूटी है ना क्लास। एक शख्स डायरेक्टर भी है, अब उसको कहा गया है कि तुम चेयरमैन भी बनो, ऐसा है कि नहीं? जी क्लास। सर उसी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा रहे हैं सर। उसी, हाँ, तो हमने यही देखा था ना कि चेयरमैन कौन बनता है कंपनी की मीटिंग के अंदर, तो डायरेक्टर्स में से ही जो बोर्ड का चेयरमैन होता है वही आता है। बोर्ड का चेयरमैन, बोर्ड खुद अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसी एक को चेयरमैन सेलेक्ट कर लेगा, तो उसकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई ना। यस सर। ठीक है, तो इसकी जो इसका जो हिसाब किताब है वो कंपनी जनरल मीटिंग में कि इसको कितना देना है पैसा, या बोर्ड डिटरमाइन करेगा अपनी मीटिंग में। ये कैसे होगा कि किसकी बेसिस पे फाइनल कैसे होगा कि कंपनी इसका फैसला करेगी, इसकी रिम्यूनरेशन का, इसकी एक्स्ट्रा सर्विसेज की रिम्यूनरेशन का, या बोर्ड डिसाइड करेगा? ये लिखा हुआ होगा आर्टिकल्स में, और जैसा आर्टिकल्स में लिखा हुआ होगा बस वैसा ही उसी के अकॉर्डिंगली होगा। अगर कंपनी के आर्टिकल्स में ये लिखा है कि कंपनी ने जनरल मीटिंग में डिसाइड करना है तो कंपनी करेगी, कंपनी के आर्टिकल्स में ये लिखा है कि बोर्ड ने डिसाइड करना है तो बोर्ड करेगा, और जो उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन होगा उसके हिसाब से इसको रिम्यूनरेशन इसकी वर्कआउट होगी। क्या बात समझ आई? जी क्लास। यस सर। सर पूरा सही कह रहा स्टार्ट से बस। रिपीट कर सकते हैं जी, सेक्शन 170। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि एक शख्स है, वो डायरेक्टर है, उसको चेयरमैन की एक्स्ट्रा ड्यूटी भी मिली है। ठीक है, अब उसने उसको उस चेयरमैनशिप की जो एक्स्ट्रा काम करने की है उसको कुछ ना कुछ उजरत भी मिलनी चाहिए। वो उजरत, वो फीस डिटरमाइन करेगी या तो कंपनी अपनी जनरल मीटिंग में या तो बोर्ड करेगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किसने करना है? ये आर्टिकल्स में जाके देख लेना। कंपनी के आर्टिकल्स में अगर ये लिखा है कि कंपनी ने करना है तो कंपनी करेगी, कंपनी के आर्टिकल्स में ये लिखा है कि डिटरमाइन बोर्ड करेगा तो बोर्ड करेगा, और कंपनी करेगी जनरल मीटिंग से मुराद आपको पता होगा कि इसका मतलब शेयर होल्डर्स करेंगे अपनी जनरल मीटिंग में। क्या बात समझ आई क्लास? यस सर। चलो जबरदस्त। यस सर। अच्छा जी, और जो ये तो चेयरमैनशिप की बात हो गई। जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं, जो दूसरे डायरेक्टर भी तो मीटिंग्स अटेंड करते हैं ना बोर्ड की या अपनी कमेटीज की। तो जो डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा है, बोर्ड की मीटिंग,
या डिफरेंट कमेटीज होती हैं लिस्टेड कंपनी में, डायरेक्टर्स की डिफरेंट कमेटीज भी होती हैं लिस्टेड कंपनी में, कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, उसकी भी रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड होगी, तो वो जो डिसाइड होगी वो भी इसी तरीके से वर्कआउट होगी कि वो एक्सीड नहीं करेगी, एक्सीड नहीं करेगी स्केल जो अप्रूव किया है किसने, यानी उसके लिए एक्सीड नहीं करना चाहिए, शैल नॉट एक्सीड द स्केल, शैल नॉट एक्सीड द अप्रूव्ड स्केल। और इसको अप्रूव कौन करेगा, या तो कंपनी करेगी जनरल मीटिंग में, या बोर्ड करेगा अपनी मीटिंग में, डिटर्मिनेशन बाय बोर्ड। ये कैसे पता चलेगा कौन करेगा, आर्टिकल्स को जाके देख लेना। क्या बात समझ आई क्लास? नहीं आई सर, रिपीट कर दो प्लीज। चलो ठीक है। देखें डायरेक्टर की ये जो चेयरमैनशिप की एक्स्ट्रा ड्यूटी हो गई ना, ये एक्स्ट्रा हो गई, लेकिन डायरेक्टर्स की अपनी मीटिंग्स भी तो हैं, डायरेक्टर्स जो मीटिंग का बार बार हिस्सा बन रहे हैं तो अपना टाइम लगा रहे हैं ना, तो उस पर उनको क्या मिलेगा, उस पर उनको क्या मिलेगा, वो एक स्केल अप्रूव हुई हुई होगी, उससे ज़्यादा इनको नहीं मिलेगा। लेकिन वो स्केल अप्रूव कौन करेगी, कंपनी करेगी या बोर्ड करेगा, वो कहाँ लिखा हुआ होगा, कौन करेगा, वो आर्टिकल्स में लिखा हुआ होगा। सर ये आपने डायरेक्टर्स को जो सब डिवाइड किया उसमें आपने लिखा कि बोर्ड के आगे सॉरी, डायरेक्टर की सब डिवीजन में एक चीज आपने लिखी है कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरी चीज क्या है? कंपनी मैंने कहाँ लिखा, मुझे समझ नहीं आ रही, कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड मीटिंग्स। सर मतलब बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स अपनी पे डिसाइड करेंगे हमें कितना देना चाहिए। अभी जाहिर सी बात है, काम करने जब मीटिंग्स कर रहे हैं तो कुछ पैसे भी बनने चाहिए ना, कुछ पैसे मिलने चाहिए। तो डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग, बोर्ड की मीटिंग या बोर्ड की मुख्तलिफ कमेटीज़ बनी हुई होती हैं, 4 कमेटी, ऑडिट कमेटी, उसकी मीटिंग्स, उन 2 मीटिंग्स के लिए उनको जो कुछ ना कुछ रिम्यूनरेशन ऑफर होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो एक अप्रूव्ड स्केल से ज़्यादा नहीं होगी। वो स्केल कौन अप्रूव करेगा, कंपनी करेगी जनरल मीटिंग में या बोर्ड करेगा अपनी मीटिंग में, वो कहाँ लिखा होगा कौन करेगा, वो आर्टिकल्स में लिखा होगा। ओके ठीक है। जी क्लास। जी क्लास, क्या आपको बात समझ आई, यहाँ तक हो गया, हम आगे बढ़े? चलो जी, कुछ बोल रहे हो संदीप, संदीश? नो सर, मैंने कहा यस। चले ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब एक डायरेक्टर को फौरन छुट्टी कैसे मिलेगी, यानी उसको निकाला कब जाएगा। एक बंदा अच्छा भला डायरेक्टरशिप की पोजीशन में था, डायरेक्टर बना बैठा था, और हम कहेंगे कि उसकी ऑफिस को विकेट कर दिया गया, विकेशन ऑफ ऑफिस बाय द डायरेक्टर्स। ये कैसे होगा, आप में से कोई गैस करना चाहे? बहुत सर सिंपल है। डिस्प्यूट हो। नहीं, तो डिस्प्यूट की बेसिस में आप ऐसे ही किसी को भी निकाल दोगे, वो तो आप रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के प्रोसेस से जाओगे ना। आपको नहीं समझ आ रहा है एक बंदा, सर क्वेश्चन रिपीट करें। देखें हमने ये देखा था कि हमने डायरेक्टर्स, अब हमारा ये डायरेक्टर का टॉपिक एंडिंग फेज पर है, तकरीबन एक आध प्रोविजन रह गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक डायरेक्टर को हमने रखा और सब कुछ हो गया, अब उसको एक तरीका तो ये है कि रिमूवल के प्रोसेस से गुजारा जाए, जिसमें जो अभी हम थोड़ी देर पहले देख के आए। लेकिन एक शख्स को हम कहें कि ये रिमूवल के प्रोसेस से तुमने नहीं गुजरना, बस तुम्हारा काम खत्म, यू आर नो मोर डायरेक्टर, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? सर उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाए, फर्स्ट बढ़िया डायरेक्टर। जो फर्स्ट डायरेक्टर जो होता है सर, उसकी फर्स्ट जनरल मीटिंग नहीं तक नहीं और नहीं 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 सब्सिक्वेंट नहीं, 3 ऐसे साल। नहीं है। अगर किसी उसको मार दे। या बैन नहीं करे यार, हमने इनएलिजिबिलिटी नहीं पढ़ी थी। अगर वो अनसाउंड माइंड हो, तो एक शख्स अगर साउंड माइंड था और अनसाउंड हो जाए तो ही यस इज नो सर। मोर अ डायरेक्टर। एक शख्स अगर सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट हो जाए तो इज नो मोर अ डायरेक्टर। एक शख्स अगर, ये तो बहुत सिंपल है।
जी सर सर। वही सारे रीजन कर जी जी सर। जी 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 वही है। सेट हो गया। यस सर। चले तो हम ये कहेंगे, अब ये टर्म आपको याद रखनी है, एक डायरेक्टर, अ डायरेक्टर शैल इप्सो फैक्टो, पहले इसको लिख लो, इप्सो आईपी चाहिए, फैक्टो सीज टू होल्ड ऑफिस इफ, तीन बातें। पहले आप इसको नोट कर लें, फिर मैं इसको समझा देता हूँ। पहली बात तो आपने बिल्कुल सही डिटरमाइन की, रिपीट करें। अ डायरेक्टर शेल इप्सो फैक्टो, ये टर्म आपको याद रखनी है, अ डायरेक्टर शेल इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड ऑफिस इफ। पहली बात तो आपने बिल्कुल सही देखी कि जो वो इनएलिजिबल हो जाए, इनएलिजिबल का क्राइटेरिया हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। दूसरा, एब्सेंट हो जाए 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग से, बोर्ड की 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स में आए ना, 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स में अवेलेबल ना हो, एब्सेंट हो जाए विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस, विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस। और तीसरी बात वो खुद ही यानी डायरेक्टर या एनी फर्म जिसमें वो पार्टनर हो, इन विच ही इज अ पार्टनर, या प्राइवेट कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर हो, होल्ड ऑफिस, कोई ऑफिस होल्ड कर ले, एक्सेप्ट होल्ड ऑफिस विदाउट सेक्शन of company in general meeting, other than the office of chief executive, or a legal or a technical advisor। ये क्लास इसको नोट कर लें, फिर इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर पॉइंट 3 रिपीट कर दें। जी बिल्कुल। विदाउट सैंक्शन ऑफ कंपनी इन जनरल मीटिंग, आगे क्या बताया? सॉरी, विदाउट सैंक्शन ऑफ कंपनी इन जनरल मीटिंग के आगे आपने क्या लिखा? इसके आगे मैंने नीचे जनरल मीटिंग के बाद लिखा, अदर देन चीफ एग्जीक्यूटिव और लीगल या टेक्निकल एडवाइजर, एक्सेप्ट अ लोन और गारंटी, इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? विदाउट सैंक्शन ऑफ कंपनी इन जनरल मीटिंग। अदर देन चीफ एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल या लीगल एडवाइजर। जी क्लास नोट कर लिया आप लोगों ने? एक मिनट। थोड़ा जूम आउट कर पॉइंट 3 लिखना है। क्या कर दूं? ये वाला फिर से बताऊं? ही वाला यहाँ से, सर पॉइंट 3 दिखा दें। ये रहा पॉइंट 3 पूरा आपके सामने है दोस्त, ये पूरा पॉइंट 3 है।
जी क्लास। जी नोट कर लिया आप लोगों ने? कैसा कर लेंगे? चलें ज़बरदस्त, बोलना शुरू करें हम। चलें, देखें वो ये कह रहा है कि एक डायरेक्टर शैल इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड ऑफिस, यानी खुद ब खुद अपने आप में फ़ौरन उसको छुट्टी मिल जाएगी उसकी ऑफिस से, यानी ही विल नो मोर बी आर डायरेक्टर इफ वो इनएलिजिबल हो जाए। उसकी लिस्ट आपको पता है, आपने पिछली क्लासों में देख ली है, ठीक है। दूसरा, एब्सेंट रहे 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस। यानी यहाँ पर हम तो क्लास छोड़ देते हैं ना, यहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर के लिए कहा जा रहा है कि आपने डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है उसको आपने उसमें टुल्ला नहीं मारना, उसमें आपने आना ही है। और अगर मारना भी है तो सीख करनी पड़ेगी लीव ऑफ एब्सेंस, बताना नहीं पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। तो फिर जाकर आपको अगर छुट्टी आपकी अप्रूव हो जाती है तो फिर आप ना आइएगा, उसके लिए कोई रीज़न होनी चाहिए। अदरवाइज अगर 3 मीटिंग्स तक आप गायब हैं तो यू विल बी फारिग। तीसरा, ही वो खुद एनी फर्म इन विच इज़ अ पार्टनर, यानी वो जिस इदारे में पार्टनर हो किसी फर्म के अंदर या किसी प्राइवेट कंपनी में वो डायरेक्टर की पोजीशन पे हो, वो खुद या फर्म या कंपनी कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट कर ले, यानी कोई पोजीशन एक्सेप्ट कर ले। लेट से वो सीएफओ की पोजीशन भी इख्तियार कर ले एज अ डायरेक्टर, वो कंपनी सेक्रेटरी भी बना हुआ हो, कुछ भी बना हुआ हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट कर ले विदाउट अप्रूवल ऑफ कंपनी, सेक्शन ऑफ कंपनी इन जनरल मीटिंग। लेकिन अगर उसने कर ली तो वो डायरेक्टर की पोजीशन से हाथ धो बैठेगा। अदर देन चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन अगर लेता है तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। या लीगल या टेक्निकल एडवाइजर की पोजीशन पे बैठता है तो भी ऐसा नहीं होगा। क्या बात समझ आई? सिंपल है, कोई मुश्किल तो नहीं है। ठीक हो गया जी क्लास? सर थर्ड पॉइंट रिपीट कर दो सर। जी मैं ये कह रहा हूँ वो खुद यानी डायरेक्टर या एनी फर्म इन विच इज़ अ पार्टनर, किसी फर्म के अंदर वो पार्टनर बना हुआ हो या किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हो, वो खुद, वो फर्म या वो कंपनी कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट कर ले उस कंपनी में जिसमें ये डायरेक्टर भी है, और मेंबर्स की कंपनी की जनरल मीटिंग में अप्रूवल के बगैर, तो वो इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड ऑफिस अ डायरेक्टर। लेकिन अदर देन एक्सेप्शन क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे आएगा तो कुछ भी नहीं होगा, या टेक्निकल या लीगल एडवाइजर के तौर पे आएगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्या बात समझ आई क्लास? मतलब सर डायरेक्टर भी रह सकता है और टेक्निकल और लीगल एडवाइजर भी रह सकता है एक ही बिल्कुल रह कंपनी का। सकता है, बिल्कुल रह सकता है, कुछ और भी रह सकता है, लेकिन विदाउट द अप्रूवल ऑफ कंपनी जनरल मीटिंग नहीं रह सकता। तो ये अप्रूवल लेना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट है। वैसे इंटरेस्ट ना आए, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड ना आए, एक बंदा एक वक्त में 2 काम कर रहा है। ठीक हो गया? यानी जैसे हम टीचर हैं तो हम पढ़ाते भी हैं, फिर हम कॉपी भी चेक करते हैं, हम इन्विजिलेशन भी करते हैं, इसमें बहुत बड़ा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड है। कोई बंदा मुझे समझ आ जाए तो मैं कहूँ यार इसके मार्क्स में कैसे काटूंगा। फिर एक टीचर इन्विजिलेशन भी कर रहा है कि यार वो रिजल्ट भी अच्छे आने चाहिए, तो आइडियली तो सब इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना। तो लॉ तो इंडिपेंडेंसी की बेसिस पर बनता है। ये शायद आपको अब ज़्यादा बेहतर समझ आया होगा। ठीक हो गया? जी चलिए ज़बरदस्त। या वो लोन एक्सेप्ट कर ले या गारंटी एक्सेप्ट कर ले इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 182। सेक्शन 182 हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, उसमें कुछ कंडीशन दी गई है कि लोन अगर किसी डायरेक्टर को देना हो तो वो कैसे लेगा। तो अगर उसके अगेंस्ट लोन या गारंटी एक्सेप्ट कर लेगा तो अगेन वो डायरेक्टर की पोजीशन से हाथ धो बैठेगा। क्या तक बात समझ आई? सर ये लोन वाली बात रिपीट करते हैं, समझ लोन नहीं वाली बात मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसे Yes. ले लेगा जैसे वहां पर मना है, जो भी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, तो भी डायरेक्टर की पोजीशन इसके हाथ से चली जाएगी। ठीक है, अब वो भी हाथ के हाथ देख लेते हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है, तो आपको ये ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। सेक्शन 182 सही
लोन टू डायरेक्टर्स। तो ये चैप्टर खत्म कब होगा? आज हो जाएगा इंशाल्लाह। सही है, टॉपिक हाँ आज खत्म हो जाएगा। अ कंपनी, एक कंपनी शैल नॉट, नहीं देगी लोन किसको, डायरेक्टर को। शैल नॉट मेक अ लोन टू अ डायरेक्टर। डायरेक्टर और इट्स होल्डिंग कंपनी और टू एनी ऑफ हिज रिलेटिव। नहीं देगी, या गारंटी भी नहीं देगी, सिक्योरिटी भी नहीं देगी। ठीक है, unless the transaction has been approved by a resolution of the members of the company. Approved by members by resolution, by resolution। ठीक हो गया। अच्छा, अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो ये अप्रूवल आपने लोन देने के लिए अप्रूवल एससीसीपी से भी लेनी होगी। ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है क्लास, यहाँ तक बात समझ आ रही है? जी क्लास, Yes, sir. चलिए सिंपल है। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि अगर वो लोन ले रहा है और बगैर अप्रूवल के ले रहा है, तो ये जो लोन ले लिया उसने बगैर अप्रूवल के, क्योंकि लोन लेने के लिए अप्रूवल की रिक्वायरमेंट तो है, अभी हमने देख लिया। और लिस्टेड कंपनी के केस में लोन लेने के लिए अप्रूवल की सिर्फ मेंबर्स से रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि एससीसीपी से भी लेनी है। तो अगर उसने इस सेक्शन की खिलाफ वर्जी करते हुए लोन ले लिया या गारंटी ले ली, तो वो डायरेक्टर नहीं रहेगा। रिलेटिव की डेफिनेशन में यहाँ पर इस हवाले से रिलेटिव के अंदर डायरेक्टर के स्पाउस भी आते हैं और माइनर चिल्ड्रन आते हैं। माइनर चिल्ड्रन, क्या बात समझ आई क्लास? जी क्लास, अभी तो रमज़ान आया भी नहीं है, लेकिन आपका फ्यूल ख़त्म हो गया। चलो सर ब्रेक ले लें। हाँ, ब्रेक हम ना लें और एक साथ क्लास ख़त्म करें तो 1 घंटे में। सर ये क्या लिखा हुआ है? Unless the transaction approved by member। क्या कह रहे हो जी? मुझे आवाज़ नहीं आई, कहाँ क्या लिखा हुआ है? सर ये approved by member by a बाय रेजोल्यूशन। सर ब्रेक लेना 5-10 मिनट का प्लीज। चलें 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है जी। सर 10 मिनट का। चलें 5 से 10 मिनट का ले लेते हैं। अच्छा जी, अब ये जो हमने अब तक देखा कि डायरेक्टर की ऑफिस कैसे विकेट होती है और फिर लोन टू डायरेक्टर का सेक्शन भी हमने देख लिया। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि एक डायरेक्टर इन एलिजिबल हो गया था, लेकिन स्टिल वो डायरेक्टर बना हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पेनल्टी है, इसको नोट कर लेना। ये आ सकती है 176 सेक्शन है कि हेडिंग ये है इन एलिजिबिलिटी। Ineligibility of bankrupt to act as director, of bankrupt to act as director। अगर कोई बंदा इन डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है और वो कंपनी का डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव बना हुआ है, तो क्या होगा? वो उसको जेल हो सकती है 2 सालों की हद तक, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर,
और फाइन हो सकती है नॉट एक्सीडिंग 100,000। और बोथ, दोनों भी हो सकता है। ठीक है जी, एक इम्पॉर्टेंट पेनल्टी है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्लास तो ये समझा दें। मैं कह रहा हूँ कि एक शख्स बैंक्रप्सी की तरफ है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, हमने पिछली क्लास में देखा था ना, वो इनएलिजिबल है टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, टू बिकम अ डायरेक्टर। लेकिन एक शख्स फिर भी कंटिन्यू कर रहा है, डायरेक्टर बना हुआ है, चीफ एग्जीक्यूटिव बना हुआ है, तो उसको जेल भी जाया जा सकता है और ₹1,00,000 की पेनल्टी भी, फाइन भी लग सकती है, या दोनों भी हो सकता है। ओके सर। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक सेक्शन है, पहले दो आसान वाले देख लेते हैं, फिर एक लंबा है वो बाद में देखेंगे। सेक्शन 184, प्रोहिबिशन regarding making of political contributions. A company shall not contribute any amount or allow utilization of its assets, utilization of its assets किन कामों पे, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को देगी, टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, ना किसी पार्टी पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज करेगी, और एनी पॉलिटिकल पर्पस to anybody or purpose to any individual or body, ना किसी अगर उसने ऐसा किया तो फिर इस पे लगेगी पेनल्टी, उसकी पेनल्टी आप छोड़ दें। अच्छा जी, तो कंपनी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी अपना कोई अमाउंट, ना अपने एसेट्स को यूज़ करेगी किसी पॉलिटिकल, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को देगी, ना किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए अपना पैसा यूज़ करेगी। सिंपल ये इसका प्रोविजन है। ठीक हो गया जी क्लास? Yes, sir. Yes, sir. चलें Yes, sir. नेक्स्ट। Section 185, prohibition regarding distribution of gifts. Regarding distribution of gifts. एक कंपनी को अलाउ नहीं है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके गिफ्ट्स को। एक कंपनी shall not distribute gifts to any members in any form to its members in its meeting. लॉ ये कह रहा है कि मेंबर्स को आप किसी भी किस्म का गिफ्ट नहीं देंगे, किसी भी सूरत में नहीं देंगे इनकी मीटिंग में। प्रैक्टिकली क्या होता है वो एक अलग बात है, लेकिन लॉ में यही लिखा हुआ है कि मीटिंग जो होगी मेंबर्स की, नॉर्मली एजीएम वगैरह, उसमें आप अपने मेंबर्स को किसी भी सूरत में कोई भी गिफ्ट नहीं देंगे। तो बस हम आंसर में यही लिखेंगे कि नहीं दे सकते। ठीक हो गया जी क्लास? सर कोई गेस्ट इससे रिलेटेड बता सकते एग्जांपल? क्या बोनस जो देते हैं वो भी तो गिफ्ट हुआ। नहीं, बोनस शेयर्स गिफ्ट नहीं हुआ भाई। बोनस शेयर्स गिफ्ट कैसे हुआ? इसके अंदर क्या आएगा? बता सकते हैं? भाई को कूपन दे दिया, खाने पीने की चीज़ें देते हैं, मतलब इसके कूपन देते हैं नॉर्मली, या कोई प्रोडक्ट्स दे दी,
ऐसा कुछ भी गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, लेकिन बोनस शेयर्स गिफ्ट नहीं है, कुछ भी दे दो वो गिफ्ट है, ठीक है, नॉर्मली मिलता है एजीएम में, ओके सर। खाने वाने के वाउचर्स भी मगर मिलते हैं। यार केस तो मना कर रहे हैं ना, क्या? ये वाले सेक्शन में तो मना कर रहे हैं ना कि कोई गिफ्ट ना दें। हाँ, मैंने आपको इसलिए ये बताया कि प्रैक्टिकली क्या होता है, इसलिए ये सोचा छोड़ा है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेजोरिटी के घर पे ऐसा कुछ ना कुछ आता होगा, तो बस ख़त्म, आपके लिए यही है कि नहीं नहीं दे सकते, बात ख़त्म हो गई। सही है जी, आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा, यस सर। जी सर। अब हमारा लास्ट सेक्शन है डायरेक्टर्स का। दिस इज़ द लास्ट सेक्शन, मतलब बहुत लंबा चैप्टर था, मुझे भी अंदाज़ा है आपकी जान छूट जाएगी इंशाल्लाह इस सेक्शन के बाद। अच्छा, इसकी जो पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये आपको किताब से मिल जाएगी, स्टडी टेक्स्ट से, जो अभी हम क्लास के आखिर में एक मरतबा उसको गो थ्रू करके देख भी लेंगे, आपको वहाँ से मिल भी जाएगी। लेकिन इसका सिर्फ क्रक्स ये है, बताने का मकसद ये है कि बोर्ड ने, लॉ ने बोर्ड को ये ऑथराइज किया हुआ है कि वो पावर कंपनी के बिहाफ पे ले सकती है, फैसले कर सकती है, और क्या कहते हैं, अपनी मीटिंग के अंदर ही कर ले, बस ये। और उसकी पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है कि ये भी कर सकती है, ये भी ये कर क्या सकती लिखा है सर आपने? मैं ये बता रहा हूँ कि बोर्ड, लॉ ने बोर्ड को पावर दी हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दी हुई है कि वो कंपनी के बिहाफ पे फैसले कर सकते हैं, और ऑथराइज किया हुआ है। उसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो आपको स्टडी टेक्स्ट से मिल जाएगी, जो अभी हम क्लास के एंड में देख भी लेंगे। बस आपने वही देखना है एक नज़र, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और उसके अंदर जो एक एक्सेप्शन है कि कब वो खुद से नहीं ले सकता, मेंबर से लेना है, जब हम वो किताब घुमाएंगे तो वो चीज़ वहाँ मिल जाएगी। तो पावर ऑफ बोर्ड का जो सेक्शन है वो कोई इट्सेल्फ मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ लिस्ट बनी हुई है, वो आपके जहन में होनी चाहिए। एग्जाम पर्पज़ में कैसे आ सकता है? एग्जाम पर्पज़ में ऐसा आ सकता है कि लिस्ट डाउन एनी 5 मैटर्स फॉर विच बोर्ड इज ऑथराइज अंडर कंपनीज एक्ट। तो आपने वो लिस्ट में से कोई भी 5 चीज़ें बता देनी होंगी, जैसे आपसे मिड टर्म में भी एक आध सवाल आया था, और आपको उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो भी गया होगा। क्या यहाँ तक हम 7वीं क्लास बात खत्म हुई, क्लियर हो गया? हम आगे बढ़ें, तो डायरेक्टर यस का सर। टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास अगले जो एरिया है वो देखने गए चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में, कि चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट कैसे होती है और चीफ एग्जीक्यूटिव का क्या मामला है, तो अब हम वो देखने जा रहे हैं। और चीफ एग्जीक्यूटिव के जो सेक्शंस हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, वो हैं 186 से 191 तक, ठीक है जी। तो अब हम ये देखने लगे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है जी। अच्छा, जो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, जो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, यहाँ तक आप साथ है ना? इसको स्टार्ट कर देना जी। क्लास किसी को कुछ पूछना, कुछ डिस्कस करना हो तो कर सकता जी है, सर। ठीक है। अच्छा जी, हर कंपनी के पास चीफ एग्जीक्यूटिव होना लाजमी है, एवरी कंपनी, यानी इसमें किसी को कोई एक्सेप्शन वर्कआउट नहीं हुई, एसएमसी अलग से नहीं हटी। बात समझ आ रही है? प्राइवेट कंपनी है उसको भी है, पब्लिक है उसको भी है, मालूम बा हर कंपनी के पास चीफ एग्जीक्यूटिव होना ज़रूरी है। क्या बात समझ आई? ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जो नेम ऑफ फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, जो पहला चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, वो जब सर आप बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं क्योंकि दिख नहीं रहा। अच्छा, मैं सब किसी और को दिख रहा है? सर सिर्फ एवरी तक लिखा हुआ है। मुझे दिख अब रहा है। आया है। सर आ गया। आ ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, तो एवरी कंपनी शैल हैव चीफ एग्जीक्यूटिव, हर कंपनी के पास चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, ठीक है, फाइन, अच्छी बात है। जो पहला चीफ एग्जीक्यूटिव है वो डिटरमाइन करेंगे सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, बाय सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, यानी प्रोमोटर्स, और वो जो डॉक्यूमेंट्स कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए जा रहे थे उसके साथ उसका नाम भी दे देंगे, ठीक हो गया? अच्छा,
ये कब तक होगा, फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव की टेन्योर कब तक होगा, टिल फर्स्ट एजीएम। यानी इसमें और डायरेक्टर में कोई मसला तो नहीं है, सेम हो गया। वहाँ पे भी यही था कि फर्स्ट डायरेक्टर कब तक होगा, यस सर। टिल फर्स्ट एजीएम। यहाँ पे भी यही है, शैल होल्ड फर्स्ट एज। ऑफिस टिल द फर्स्ट एजीएम। क्या यहाँ तक बात समझ आई क्लास? ये था 186। बहुत सिंपल है, चीफ एग्जीक्यूटिव में कोई बिल्कुल भी टेक्निकलिटी नहीं है, स्ट्रेट प्रोविजन है। इसके बाद 187 बाद वाले कब कब आएंगे, तो विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए डायरेक्टर के इलेक्शन के 14 दिनों के अंदर अंदर, विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड क्या करेगा, इलेक्ट कर लेगा, अपॉइंट कर लेगा, बोर्ड अपॉइंट करेगा एक बंदे को एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ से आ रहे थे, मेंबर्स अप्रूव कर रहे थे इलेक्शन के अंदर, ठीक हो गया। लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव को कौन लाएगा, बोर्ड खुद लाएगा। यानी ये जो आप कलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपने पकड़ा था, उसमें से बोर्ड एक बंदे को चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे अपॉइंट कर लेगा, और उसका पीरियड भी क्लास कितने पीरियड सालों का होगा, 3 सालों का। सिंपल। यहाँ तक बात सर एक समझ? बार रिपीट करिए। जिस तरह हमने देखा था कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर होंगे, डायरेक्टर्स आएंगे, अब डायरेक्टर्स आ गए, उसके 14 दिनों के अंदर डायरेक्टर्स ने एक बंदे को चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना होगा, और उसका टर्म भी 3 सालों का होगा। सर ये फर्स्ट डायरेक्टर इलेक्ट होने के बाद या सब्सिक्वेंट डायरेक्टर इलेक्ट होने? सब्सिक्वेंट, क्योंकि फर्स्ट डायरेक्टर तो जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं तो आपने तब नाम बता दिया, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं तो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव का ही बता दिया। फर्स्ट डायरेक्टर की ऑफिस खत्म हो जाएगी टिल फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव की खत्म हो जाएगी टिल फर्स्ट एजीएम। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स जब इलेक्ट हो जाएंगे तो अपनी इलेक्शन के 14 दिनों के अंदर वो एक बंदे को चीफ एग्जीक्यूटिव तौर पे अपॉइंट कर लेंगे। वो चाहे तो कोई बाहर से लेकर आए, चाहे तो इलेक्टेड डायरेक्टर्स में से ही रख लें, बाहर से भी लाया जा सकता है, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव का मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, याद आया। तो अगर वो बाहर से भी लाना चाहे बाहर से भी ला सकते हैं, और जो इलेक्टेड डायरेक्टर्स हैं उसमें से भी रख सकते हैं, और जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव बना रहे हैं उसका पीरियड होगा 3 सालों का। क्या ये बात समझ आई? ओके सर। बेहतरीन, मुनासिब। चले आगे। अच्छा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव रिटायर हो रहा होगा, जिसका पीरियड खत्म हो रहा होगा, वो एलिजिबल होगा रीअपॉइंटमेंट के लिए भी, एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट भी, बिल्कुल वो हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे डिसाइड होंगी, चीफ एग्जीक्यूटिव की टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे डिसाइड होंगी। तो चीफ एग्जीक्यूटिव की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, ये डिटरमाइन करेगा बोर्ड या कंपनी, जैसा आर्टिकल्स में लिखा है, बोर्ड या कंपनी इन जनरल मीटिंग एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स। चीफ एग्जीक्यूटिव के सेक्शंस आसान है, जैसे अभी हमने देखे थे तकरीबन वैसे ही हैं। जी क्लास? यस सर। Provisions of Articles of Association. अच्छा, दूसरा मैंने आपको जब वो पढ़ाया था कि कौन कौन डायरेक्टर बन सकता है, तो वहाँ पर हमने ये लिखा था कि एक डायरेक्टर का मेंबर होना ज़रूरी है अनटिल अनलेस के वो या तो होल टाइम डायरेक्टर हो, चीफ एग्जीक्यूटिव हो, या रिप्रेजेंटेटिव हो क्रेडिटर का, या वो सब था। तो 188 में ये भी लिखा हुआ है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा उसको हम डीम डायरेक्टर तस्वुर करेंगे, यानी उसके पास वही सारे राइट्स होंगे और उसकी सारी वही लायबिलिटीज होंगी जो एक डायरेक्टर की होती हैं। यानी चीफ एग्जीक्यूटिव को हम डीम डायरेक्टर कहते हैं। ठीक है जी? जी क्लास? क्या आपको Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, सिंपल sir. है, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, बहुत सिंपल सही, सिविल में आपने क्या लिखा है? कहाँ पर?
सर्किल में सॉरी मुझे नहीं पता लग रहा आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ये जो आपने राइट लिखा है, राइट के नीचे क्या है? लायबिलिटीज। ये समझा दें। मैं कह रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट एक डायरेक्टर को बाय डिफ़ॉल्ट एक बंदा वो कंपनी का डायरेक्टर वही बन सकता है जो कौन होगा? मेंबर। ऐसा है? यस सर। ऐसा ही है। लेकिन हमने एक्सेप्शंस पढ़ी थी जिसमें कोई 4 लोग जी थे कि सर। अगर वो मेंबर ना भी हों तो डायरेक्टर बन सकते हैं और उसमें से एक था चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है? तो लॉ ये कह रहा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑल्दो डायरेक्टर होना ऑल्दो मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको हम डीम डायरेक्टर कंसिडर करेंगे, यानी उसकी वही राइट्स और प्रिविलेजेस होंगे और वही लायबिलिटीज होंगे जो एक डायरेक्टर के होते हैं। सही है सर, ठीक थैंक हो यू। गया? अच्छा जी, अभी हमने ये सर देखा था। जी जी बोलो। अथॉरिटी भी वही होगी डायरेक्टर वाली। हाँ, राइट्स और प्रिविलेजेस वही होंगे ना। अच्छा, अब कौन कौन चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता? तो हर वो शख्स चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता जिसके लिए हमने पढ़ा था इन एलिजिबिलिटी टू बिकम अ डायरेक्टर, यानी वो बैंकरप्ट हो, ये हो, वो हो, अगर याद आ रहा हो। सेक्शन 153 जो हमने देखा था, वही सारे लोग चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन सकते, या जिसको अभी हमने इसको फैक्टो हटवाया था वो शख्स भी चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता। सेक्शन 171 याद आ रहा है जो अभी गायब हो गया था और ये सारी चीज़ें मीटिंग में नहीं यस आ सर। रहा था, ये सारे लोग। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा यार, एक सेक्शन मुझसे रह गया था डायरेक्टर्स के अंदर, अभी मुझे अचानक से रिकॉल हुआ है। आपको याद होगा कि शुरू में हमने देखा था कि एक जब टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स हमने लिखे थे कि आपको मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नाम से मिलेंगे, तो एक हमने असाइनी डायरेक्टर का नाम भी लिखा था। याद आ रहा है? बिल्कुल स्टार्टिंग की जब हमने डायरेक्टर शुरू किया था। जी जी, तो वो रह गया था, वो बस देख लेते हैं। अच्छा, उसके अंदर ये था, क्योंकि मैंने आपको वैसे ही बहुत सारी चीज़ें कुछ चीज़ें छुड़वा दी हैं, मतलब आपका बहुत सारा कोर्स हमने करवाया है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज जहाँ आप लोगों के लिए ज़्यादा होते हुए दिख रहे थे वो छोड़ दिए। खैर, सेक्शन 174 के अंदर ये लिखा हुआ है कि एक डायरेक्टर असाइन नहीं कर सकता अपनी ऑफिस किसी और बंदे को। यानी मिसाल के तौर पे मैं अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ और मैं कहूँ कि यार मेरी जगह, मैं अपने दोस्त से कहूँ कि अब्दुल्ला से कि यार अब्दुल्ला तुम मेरी जगह पर मेरी ऑफिस संभाल लो, यानी तुम डायरेक्टर की रोल को प्ले कर लो, तो ऐसा करना वॉइड एब इशू होगा। ऐसा करना क्या होगा? सर, आपकी राइटिंग आना बंद हो गई। अब आ रही है? सर स्क्रीन पॉज होती है। अच्छा नहीं सर, नहीं आ रही राइटिंग। नहीं आ रही सर। अच्छा अच्छा, चले अब आ रही है? कोई स्क्रीन आ रही है? ये स्क्रीन आ स्क्रीन आ रही रही है, है, जस्ट राइट? राइट तक नहीं। चले चले, ठीक है। अब कुछ दिखता हुआ दिख रहा है? जी सर, सर अब आप हो देख गया। रहे चले, ये क्या सर, कर ये रहा हूँ सर। मैं? कलरिंग कर रहे हैं। हैं कुछ भी अच्छा, नहीं। मछली बना दी है मैंने, ठीक है, सही मछली बन गई। अच्छा, तो अब मैं क्या बता रहा था कि अगर मैं एज अ डायरेक्टर किसी कंपनी का मैं कहूँ कि यार मैं किसी और को अपनी जगह पे बिठा दूँ, आज छुट्टी करने का दिल हो रहा है, आज जाने का दिल नहीं हो रहा, मुस्तकिल गायब, तो लॉ ये कह रहा है कि डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अपनी ऑफिस किसी को भी असाइन नहीं करेगा, शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस। हिज ऑफिस का मतलब है अपनी सीट, अपनी कुर्सी किसी को असाइन नहीं करेगा, और अगर ऐसा कोई अपॉइंटमेंट उसने कर भी लिया तो ये क्या होगा? क्लास वॉइड एब इनिशियो, यानी शुरू से ही वॉइड होगा, किसी भी दर्जे में वैलिड रहेगा ही नहीं। क्या ये बात समझ आई? जी सर। सही हो गया। यस सर। लेकिन अगर वो चाहे तो अपॉइंटमेंट कर सकता है विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड।
अब एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन क्या है? विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड, विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड हो सकती है अपॉइंटमेंट किसी ऑल्टरनेट डायरेक्टर की, सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर की, कि वो एक्ट करे उसके बिहाफ पर। लेकिन कब कर सकता है ये? वो तब कर सकता है अगर उसकी एब्सेंस हो पाकिस्तान से कम 90 दिनों के लिए। अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, एक शख्स अपनी ऑफिस किसी को नहीं असाइन कर सकता, अगर ऐसा करेगा तो वॉइड होगी, वॉइड एबिन इशू होगी। अच्छा, एक्सेप्शन क्या है कि वो बोर्ड की अप्रूवल से ऐसा कर सकता है, ऑल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर को ला सकता है। वो कब होगा? अगर उसका स्टे ड्यूरिंग हिज स्टे, मतलब ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान, अगर वो पाकिस्तान में ना हो, कितने दिनों के लिए? कम से कम 90 दिनों के लिए, ऑफ नॉट लेस देन 90 डेज। तो ऐसा कर सकता है। और जैसे ही वो पाकिस्तान आ जाएगा तो वो जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर हैं, सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर हैं, असाइनी डायरेक्टर हैं, उनकी ऑफिस वही इप्सो फैक्टो विकेट हो जाएगी। यानी आपसे यूं एग्जाम में सवाल लिया जा सकता है कि मिस्टर अली is busy these days and he is considering to assign his office of directorship to Mr. Salim। तो अब आपको सवाल ये होगा कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट क्या ये ऐसा कर सकता है? तो हम कहेंगे कि सिर्फ बिजी होने पे नहीं कर सकता। कब करेगा? अगर वो पाकिस्तान से 90 दिनों से बाहर हो, तो तब ऑल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर को कर सकता है कि साथ में उसके पास क्या हो? बोर्ड की अप्रूवल भी हो। और जैसे ये वापस आ जाएगा तो जो ये जो आए थे बीच वाले, ये इप्सो फैक्टो फारिग कर दिए जाएंगे। क्या बात समझ आई क्लास? जी क्लास। जी सर। तो सर ये नोट कर इप्सो फैक्टो लीजिए। फारिग करना मतलब? जो अभी हमने देखा था ना, एक डायरेक्टर की ऑफिस इप्सो फैक्टो सीज हो जाएगी अगर वो इनएलिजिबल हो जाए, अगर वो एब्सेंस हो 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग से, अगर वो लोन ले ले, या मतलब उसकी फौरन फारिग कर देंगे? फौरन छुट्टी। जाहिर सी बात है, जब पुराना वाला ओरिजिनल आदमी आ गया तो नए आदमी का क्या करेंगे भाई? जो एक्टिंग कैप्टन होता है वो जब तक ही होता है ना, जब तक ओरिजिनल कैप्टन नहीं खेल रहा होता या फील्ड से बाहर गया होता है। जी सर। बस, तो ये एक्टिंग डायरेक्टर समझ लें। ठीक हो गया। अच्छा, अब चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करना हो तो क्या करेंगे? डायरेक्टर्स के रिमूवल के बाद हम चीफ एग्जीक्यूटिव से हट गए थे, क्योंकि मुझे ये याद आ गया था कि इसकी पढ़ाना भूल गया। चीफ एग्जीक्यूटिव के 2 सेक्शन रह गए बस, वो देख के छुट्टी। इस हद तक किताब की हद, फिर एक नज़र किताब देख लेंगे और कहानी खत्म। सेक्शन 190 है रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव का। अच्छा, एक कंपनी अगर चाहती है कि चीफ एग्जीक्यूटिव उसको नहीं समझ आ नजर नहीं रहा, आ रही। जी सबको नजर आ रहा है? नो सर। यार ये नहीं क्यों तो गायब हो बोर्ड पे जाता कुछ है? नो सर। चेक करें। जी अब आ रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। जबरदस्त, थैंक यू। अच्छा, तो अभी हमने ये देखा था कि डायरेक्टर्स को तो रिमूव करने के लिए जनरल मीटिंग बुलाई गई और ये सब हो गया। और डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट किसने की थी? आप में से कोई बताना चाहे? मेंबर्स सर इलेक्शन से आए थे ना? ने, ठीक है। अच्छा, चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट किसने की है?
डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स ने डायरेक्टर्स ने। तो आइडियली चीफ एग्जीक्यूटिव को निकालने का इख्तियार किसके पास होना चाहिए? डायरेक्टर्स के पास डायरेक्टर दोनों के पास होना चाहिए ना। इसलिए होना चाहिए कि असल मालिकान के पास भी होना चाहिए और डायरेक्टर्स के पास भी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब रखा था तो उनके पास ये पावर भी होनी चाहिए। सही है। तो बोर्ड भी इनको निकाल सकता है, यानी उसको चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन से हटा सकता है अगर एटलीस्ट टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स से वो रेजोल्यूशन पास करवा ले। रेजोल्यूशन पास्ड बाय एटलीस्ट 3/4 ऑफ द डायरेक्टर, यानी 75% अगर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कह दे कि हाँ यार ये नहीं समझ आ रहा, तो इसको छुट्टी दे देंगे, फारिग कर देंगे। ठीक हो गया। और अगर मेंबर चाहे तो मेंबर भी स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव को बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। अब माय क्वेश्चन इज दैट कि इनको अगर स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू रिमूव कराना होगा चीफ एग्जीक्यूटिव को बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, तो कैसे कराएंगे? 3/4 मेजोरिटी। नहीं मतलब होगा क्या, कैसे होगा? ये तो कंपनी में होते नहीं है, रोज तो आते नहीं है। इनके पास क्या तरीका कार होगा? सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग EOGM मीटिंग कॉल करना। जबरदस्त भाई। ईओजीएम आपने नहीं बोलनी ना, यही तो कमाल है। ईओजीएम नहीं बोलनी। ठीक हो गया। जी सर। चले, अब हमारे पास लास्ट सेक्शन रह गया है चीफ एग्जीक्यूटिव का। और अच्छा, एक होता है कंपनी सेक्रेटरी का नाम सुना है किसी ने? कंपनी सेक्रेटरी की एक जॉब होती है। नो सर। नहीं, चलो भाई, कंपनी के पास जो सेक्रेटरी होनी चाहिए वो किसके पास लाजमी होनी चाहिए? पब्लिक कंपनी के पास। मस्ट है वह। ये लेडीज जॉब नहीं होती, बहुत सारे आदमी भी कर रहे होते हैं, लेकिन इसको कहते हैं सेक्रेटरी। ठीक है। पब्लिक कंपनी के पास सेक्रेटरी लाजमी होना चाहिए और उसकी वो क्वालिफिकेशन होगी एज मे बी स्पेसिफाइड। आपका आंसर भी यही होगा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक नंबर के एमसीक्यू में कि कौन सी कंपनी के पास लाजमी होना चाहिए कंपनी सेक्रेटरी, तो प्राइवेट कंपनी, एसएमसी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी या नन ऑफ दी अदर्स, तो आपका आंसर क्या होगा? पब्लिक कंपनी। क्या बात समझ आई? ठीक है क्लास। राइट सर। चले, फिर एक होता है शेयर रजिस्ट्रार। ये किसके पास लाजमी होना चाहिए? तो एक इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार होना चाहिए हर लिस्टेड कंपनी के पास। आपकी राइटिंग फिर से बंद हो गई। अच्छा जी, कोई ऐसा है जिसको दिख रही हो? नो सर। नो सर। नो सर नहीं देखी। चले चले चले, सबक है। जी दिख रहा है अब? हेलो। यस जी यस सर। अच्छा, हमने ये समझ आ गया कंपनी सेक्रेटरी वाला कैसे टेस्ट हो सकता है, क्या हो सकता है? दोबारा समझाते हैं। मैं ये बता रहा था कि देखें, हर पब्लिक कंपनी के पास एक सेक्रेटरी होना चाहिए और वो कौन होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो आंसर ये है एज मे बी स्पेसिफाइड। लेकिन एज मे बी स्पेसिफाइड का मतलब हम पीछे समझ चुके हैं, जो एससीसीपी अलग से बताता है, लॉ में नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अब एमसीक्यूज पे एक मार्क्स का ऐसे भी आ सकता है ना कि फॉलोइंग कंपनी मस्ट हैव अ कंपनी सेक्रेटरी।
as prescribed under the Companies Act 2017? Private company, public company, SMC private company या none of the others? तो आंसर क्या होगा? पब्लिक कंपनी। क्या बात समझ आई? ये मैक्सिमम ऐसे ही टेस्ट हो सकता है ना, और कैसे टेस्ट होगा? सिमिलरली एक होता है शेयर रजिस्ट्रार, ये हर लिस्टेड कंपनी के पास होना चाहिए एक इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार। और उसकी क्वालिफिकेशंस भी और जो परफॉर्म करेगा फंक्शंस वो भी स्पेसिफाइड एज में भी स्पेसिफाइड ही है। तो आपके लिए ये भी मैक्सिमम एमसीक्यू में टेस्ट हो सकता है कि शेयर रजिस्ट्रार किसके पास होना चाहिए। तो अगर आपने सुना हुआ है तो आपको याद रहेगा कि सिर्फ लिस्टेड कंपनी के पास होना चाहिए, इवन पब्लिक अनलिस्टेड के पास भी ज़रूरी नहीं है। क्या बात समझ आई? क्योंकि लिस्टेड कंपनी लिखा हुआ है। अगर एक एमसीक्यू आ गया या एक सवाल आ गया, मिसाल के लिए 2 मार्क्स का केस आ गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं, एबीसी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिखा हो अनलिस्टेड, कंसिडर कर रहे हैं कि हमें शेयर रजिस्ट्रार रखना चाहिए जो हमारे शेयर के मैटर्स को प्रॉपर्ली मैनेज करे, ये करे वो करे। तो आपका आंसर क्या होगा क्लास? सर जरूरी नहीं उनके लिए। इसके ऊपर, हाँ इसके ऊपर जरूरी नहीं। सर इसकी आपने लिखा है एज में बी स्पेसिफाइड, तो ये स्पेसिफाई कहाँ होगा? इसके अपने रूल्स हैं, शेयर रजिस्ट्रार कौन होगा, कैसा होगा, और ये सब है। हर लिस्टेड कंपनी का होता है। नॉर्मली जब हम शेयर्स की ट्रेडिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो कंपनी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद ये सारे मैटर्स संभाले कि कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन कौन है और ये जो सीडीसी के मामलात हैं ये सब। तो शेयर रजिस्ट्रार एक अलग से बिजनेस है जो यही काम कर रहा होता है और ये सर्विसेज दे रहा होता है। ठीक हो गया जी क्लास? यहाँ पर आके हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर सब खत्म हो गया। इंशाल्लाह अगली क्लास से जो हम देखेंगे, हमारे पास जो एरिया है वो है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज, जिसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज के जो सेक्शंस हैं वो, और हमारे पास होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ एरिया कि अकाउंट्स कौन से शेड्यूल के तहत बनाने हैं, कब जमा कराने हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट क्या होती है, उसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। तो वो देखने के बाद आप लोग आइएगा और उसको हम ट्यूसडे मंडे नाइट तक वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। तो ट्यूसडे को 1 घंटा हम रखेंगे उस पर डिस्कशन करने का, या साथ में उसकी प्रैक्टिस का भी, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। और 1 मिनट में रिकॉर्डिंग अब बंद कर दूँ, उसके बाद हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं।